हेलो फ्रेंड्स, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th के अबाउट द राइटर के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन के कुछ पोएट के बारे में जानने की कोशिश किया था। उसमें से शामिल है आपके जॉन डोन साहब, जो कि आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट हैं। उसके बाद आते हैं वॉल्ट विटमैन साहब, द सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ के। उसके बाद W.H. ऑडेन साहब थे, और उनके बाद जो रिसेंटली अपलोड किया गया था वो थे जॉन कीट्स। ये 4 पोएट के बारे में हम लोगों ने अभी तक अपलोड किया, तो सोचा गया कि कुछ प्रोज का सेक्शंस भी हो जाए। सो वहां पे करने के बाद प्रोज सेक्शन से जो पहला चैप्टर था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में तो मैक्सिमम लोग को पता है। उनके बारे में भारत का हर बच्चा जानता है। सो उनको छोड़ करके उनके बारे में हालांकि पता है, तो उसको कभी अपलोड कर दिया जाएगा अगर वो चीज़ प्रॉब्लम होगी तो। उनके बाद आते हैं जाकिर हुसैन, जो कि बहुत खास लोगों को पता होता है जाकिर हुसैन के बारे में। हाँ, ये तो पता होता है कि ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। तो इनके बारे में हम लोग आज अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इनका भारत इज माई होम, इसमें इनके बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आ जाए। सो अगर आ गया और आपने तैयारी नहीं किया तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर्स से वो क्वेश्चंस आपसे बनने से रह जाए। सो यहाँ पे कोई चाहेगा नहीं कि आपका क्वेश्चंस छूटे। सो चलिए उनके बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व है ये, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो 14 साल की उम्र में ही माता और पिता दोनों से वंचित रह गए। कहने का मतलब कि 14 साल की उम्र में इनका माता और पिता दोनों का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। सो उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ को आगे इनलाइट किया, अपने फ्यूचर को ब्राइट किया और बढ़ाया अपने हाइट को, तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए बिना देर किए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जो अपनी सेवाएं भारत के राष्ट्रपति के रूप में दे चुके हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की विभाजन भी देखा। इनके पास ऑप्शन भी था कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर आपके हिंदुस्तान में रह सकते हैं। तो इस महान व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और ये आपके 12th क्लास के रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया है, उस चैप्टर का ये राइटर हैं और उसी चीज़ के बारे में हम लोग इसकी वजह से इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था आपका 18 फरवरी 1897, जी हाँ 18 फरवरी 1897 को हुआ था हैदराबाद के, भारत के एक हैदराबाद नामक शहर में, जो आज तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। तो 1897 में जन्म हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन होगा भारत में। सो इसलिए उस समय इंडिया को सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। इनके पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान था और इनके माताजी का नाम नजनीन बेगम था। ये एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और आपके पॉलिटिशियन थे भारत के। ही वॉज आर फेमस एजुकेशनलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी
जो बचपन है, बचपन में ही इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ गया था, लेकिन इनके पिताजी ने इनके आगे के परवरिश के लिए इतना संपत्ति रखा था कि ये एजुकेशन में कोई दिक्कत ना हो। पहली चीज अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 18 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था हैदराबाद, भारत के हैदराबाद नामक शहर में। ही वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन। भारतीय अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट में शिक्षाविद होता है, और पॉलिटिशियन थे। ही सर्व्ड इंडिया एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत को अपनी सेवाएं राष्ट्रपति के रूप में दी। 13 मई 1967 से लेकर के अपने मृत्यु तक, जब तक कि वो मृत्यु के शैया में पड़ नहीं गए, तब तक उन्होंने अपनी सेवाएं भारत को राष्ट्रपति के रूप में दिया। डेट याद रखिएगा, 13 मई 1967 से टिल डेथ, मृत्यु तक। इनकी पत्नी का नाम शाहजहां बेगम था। ये भारत के राष्ट्रपति होने से पहले बिहार के, हमारे अपने बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किए थे। बिहार में राज्यपाल के रूप में इन्होंने 1957 से 1962 तक अपना सेवा दिया। अगर बात करें इनके समय, जब बिहार के जो मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिंह थे। और एक चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं, मतलब ये जो अभी राष्ट्रपति हैं, ये भी इससे पहले बिहार के गवर्नर ही थे, और ये भी जो थे राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर ही थे। मतलब ये बिहार का सौभाग्य कहिए कि बिहार से आने के बाद उनका नेतृत्व, वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। He previously served as governor of Bihar from 1957 to 1962, 1957 से लेकर के 1962 तक। पत्नी का नाम था शाहजहां बेगम, पिताजी का नाम था फिदा हुसैन खान, और माता का नाम था नजनीन बेगम। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता का ये बदनसीबी था, या फिर आप दुर्भाग्यवश कहिए, दुर्भाग्य था कि इन्होंने अपने पुत्र जाकिर हुसैन की पूरी जिंदगी को देख नहीं पाए। मतलब कम उम्र में ही, जब ये 10 साल के थे, जाकिर हुसैन जब 10 साल के थे, उसी समय ये दुनिया से विदा ले लिए। 1907 में जब 10 साल के थे जाकिर हुसैन, तो उस समय इनके पिता फिदा हुसैन खान की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। और उसके बाद जैसे ही ये 14 साल के हुए, इनके माँ का भी साया इनके सर से उठ गया। मतलब ये बेचारे 14 साल के बाद बिना माता पिता के संतान थे, और ये अपने आप को खुद से पूरी तरीके से क्या किया, संभाला। एक रिप्रेजेंटेटिव के, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया। व्हेन हुसैन वाज यंग, जब वो यंग थे, तो जब जन्म के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनका जो फैमिली था, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, तो हैदराबाद से ये शिफ्ट हो गए, इनका परिवार शिफ्ट हो गया क्या, क्वालगंज में। क्वामगंज में जब शिफ्ट हो गया, तो वहीं पे वो बड़े हुए, और वहाँ के धरती के साथ, वहाँ के मिट्टी के साथ इनकी एक अच्छी खासी पहचान बन गई क्वामगंज से पहले वो हैदराबाद में रहा करते थे। जब वो हैदराबाद से इमाइग्रेट होकर के क्वामगंज में गए, तो वहीं पे पूरा उनका जीवन बीता। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बार वापस आते हैं हैदराबाद। इनके पिता के जो थे 7 संतान थे, 7 बेटे थे। 7 बच्चों में से 2 दूसरे बच्चे ये थे, मतलब दूसरा बड़े, इनसे बड़ा एक थे, और उनके बाद ये थे। He was second of 7 sons. His father died in 1907 when he was only 10 years old. जब ये 10 साल के थे, तभी इनके पिता का क्या हो गया, इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। And his mother was died in, और मदर, उनकी माँ जो है, मर जाती है कब, 1911 में, जब वो 14 साल के थे। डेट याद रखिएगा। इनका जो, अगर बात करें पढ़ाई की, बात करें तो इनका जो प्राथमिक शिक्षा है
वो हैदराबाद में ही पूरी हुई। प्राथमिक शिक्षा हैदराबाद में पूरी हुई और उसके बाद वो बात आती है हाई स्कूल की, तो हाई स्कूल इन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल इटावा, इटावा में एक स्कूल था इस्लामिया हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने अपना हाई स्कूल की डिग्री हासिल किया, मतलब क्लास 10 तक की। उसके बाद वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज चले गए आगे की स्टडी के लिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखिए यहाँ पे हाई स्कूल होने इस्लामिया हाई स्कूल इटावा, इटावा ये इनके हाई स्कूल का नाम है, इटावा में था। और उसके बाद क्या हुआ, अपने शिक्षा के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में चले गए, वहाँ पे स्टडी करने के लिए आगे की स्टडी। उसके बाद ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे एक मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए, एक विख्यात ये छात्र नेता के रूप में वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किए। उसके बाद इन्होंने बात करते हैं, अगर आगे के स्टडी की बात करते हैं इसके, तो ये जर्मनी गए अपनी पीएचडी की डिग्री को प्राप्त करने के लिए। इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट था, सो इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी करने के लिए ये गए आपके कहाँ पे, जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन नाम था यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि ली। कब, तो लिया था 1926 में। He received his doctorate in economics in the University of Berlin in 1926। 1926 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जो कि जर्मनी में है, ये जो यूनिवर्सिटी है आपका, ये यूनिवर्सिटी आपका जर्मनी में है, ये जर्मनी में आपका डॉक्टरेट की उपाधि वो ग्रहण किए। 18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है शाहजहां बेगम से और इनकी 2 बेटियां होती हैं, शहीदा खान और शफिया रहमान। 18 साल की उम्र में 1897 में इनका जन्म हुआ था। 18 साल जोड़ लीजिए कितना तक हुआ होगा। 18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है। उनकी कितनी बेटियां, 2 बेटियां, शहीदा खान और शफिया रहमान थी। उसके बाद 23 साल की उम्र में इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स की ग्रुप के साथ की मदद से नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, फाउंडेशन रखी, नींव रखी। अब इसमें गौर करने की बात है, यहाँ पे आश्चर्य की बात है सर, ये चीज अलग अलग जगह शिफ्ट होता रहा। जब पहली बार ये इन्होंने स्थापना किया तो वो था आपका अलीगढ़ में किया था। अलीगढ़ में कब किया था, तो 1920 में, जरा ये डेट देखिए, 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में सबसे पहले नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। लेकिन वहां से क्या हुआ, यहां से फिर क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के करोल बाग में। 1925 में क्या किया गया, यहां से ये अलीगढ़ से हटा करके करोल बाग में लेके चला गया उसको 1925 में। अब फिर यहाँ पे भी स्थिर नहीं रहता है, यहाँ से फिर वापस शिफ्ट होता है, कहाँ पे, दूसरे जगह शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट कहाँ पे होता है, तो दिल्ली के जामिया नगर में इसको शिफ्ट किया जाता है बाद में 1 मार्च 1935 को। 1 मार्च 1935 को जामिया नगर दिल्ली में इसका शिफ्ट कर दिया जाता है फिर से। पहले क्या था, पहले कहाँ पे ये फाउंडेशन कहाँ रखा गया था, अलीगढ़ में। कब, 1920 में, 29 अक्टूबर 1920 में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट होकर के दिल्ली के करोल बाग में 1925 में क्या हो गया, चला गया, ये चीज शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ भी नहीं रहा और यहाँ से फिर वापस दूसरे जगह जाता है, कहाँ पे, वो है आपका जामिया नगर दिल्ली में, जामिया नगर न्यू दिल्ली। और कब, तो 1935 में 1 मार्च को। इसके बाद इसका यहीं पे नामांकन कर दिया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया। नाम सुने होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया। सो उसी मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम था जामिया मिलिया इस्लामिया। एक चीज और यहाँ पे पत्ते की बात बताता दूं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो यहीं पे इनके शव को वो चीज दफनाया गया था, इसी के कैंपस में दफनाया गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया। और इनकी पत्नी इनके कुछ साल के बाद जब
वो चीज मरी, तो उनका भी ग्रेव वहीं पे था, इनके जस्ट बगल में रखा गया था। ये फाउंडर को फाउंडर के रूप में काम किए वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया में 1928 से को फाउंडर के रूप में काम किए। यहां पे इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ते गए। हैदराबाद का एक इंसान, हैदराबाद की धरती का एक लाल, जो कि जर्मनी तक अपना एजुकेशन शिक्षा, अपने एजुकेशन के लिए जर्मनी तक पहुंच जाता है और फिर वापस आकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है और वो मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देता है और वहां पे को फाउंडर के रूप में वहां पे काम भी करते हैं। वाइस चांसलर के रूप में काम किए थे वहां पे, वाइस चांसलर, को फाउंडर तो थे ही है, वाइस चांसलर के रूप में वहां पे काम करते हैं 1928 से। वो महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ता जो था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे जो जोर देते थे महात्मा गांधी, और एक और उनके साथ लीडर थे, दोनों के जो बताए थे कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, तो उस पे ये काम कर रहे थे और एक एजुकेशनल थिंकर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर, ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर, मतलब जो एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो उस तरीके से वो उभर करके आए आधुनिक भारत के। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल टेन्यूर, राष्ट्रपति शासनकाल में, जब इनका जो शासनकाल था, जब रहे थे, उस पूरे के पूरे समय में हुसैन साहब ने 4 विजिट किया था, 4 यात्रा किया था। एक था हंगरी, यूगोस्लाविया, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, और एक चीज़ है आपका नेपाल। 4 यात्रा किया था अपने पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल टेन्यूर में। हालांकि इनका जो प्रेसिडेंशियल टेन्यूर ज़्यादा नहीं रहा था, 1967 से लेकर के 1969 3 मई 1969 तक रहा था, तो 2 साल के लगभग में इतना 4 यात्रा किए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 3 मई 1969 को। ठीक 13 मई को वो ज्वाइन किए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शपथ लिए थे, लेकिन 3 मई को 1969 में वो क्या हो गया, उनका देहांत हो गया और ये पहला भारतीय राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी। ये पहला भारतीय राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी। और एक चीज याद आ रहा है तो लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, ताशकंद में। ही इज ब्यूरिड, दफनाया गया along with his wife, उनके पत्नी के साथ, इन द कैंपस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया इन न्यू दिल्ली। मैंने बताया था ना आपको कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में इनको दफनाया गया था और इनके कुछ साल बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, पत्नी का इंतकाल हुआ। सो वहाँ पे उनको भी उसी कैंपस में इनके ग्रेव के जस्ट बगल में दफनाया गया। एक चीज़ बता दूं आपको कि इनके फैमिली मेंबर्स में जब पार्टीशन हुआ था, भारत का जब पार्टीशन हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो उस समय यहाँ इनके बहुत सारे मेंबर्स, इनके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी दिल्ली ख्वाहिश जताई कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और पाकिस्तान गए भी। पाकिस्तान में कुछ अच्छे पोस्ट पे भी वहाँ पे रहे, लेकिन हुसैन साहब की उत्सुकता थी, इनकी जिज्ञासा थी या फिर इनका रुचि था कि ये भारत में रहेंगे और भारत में रह करके ही ये बहुत अच्छे काम किए। कांग्रेस के छत्र छाया में, कांग्रेस पार्टी के छत्र छाया में रह करके इन्होंने अच्छे अपने काम दिए और उसके साथ साथ वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुए। उससे पहले भी वो अच्छे काम किए थे और उसके बाद भी वो काम करते रहे। और ये जो चैप्टर है आपका भारत इज माई होम, यही जो प्रेसिडेंशियल वो चीज़ वहाँ पे जब भाषण हो रहा था, एड्रेसिंग सेरेमनी जब था, ये शपथ जो सभा था, उस समय ही उन्होंने बोला था कि भारत मेरा घर है और पूरे भारतवासी, यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरे परिवार हैं। ये उन्होंने उसी समय बताया था और ये अपनी पूरी की पूरी सेवा लोगों के
सामने समर्पित कर दिया था, पूरी तरीके से अपना नहीं रख करके लोगों का बन के काम किया था। सो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।